नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और एलिमेंट 3D कोर्स की क्लास 7 में आपका स्वागत है। एम्बिएंट ऑक्लूजन के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने लाइटिंग के बारे में बात की थी, कैसे आप लाइटिंग को टोटली कंट्रोल कर सकते हैं, HDRI प्लस नॉर्मल बाकी सीन लाइट्स लगा करके कैसे आप एलिमेंट 3D के अंदर एक सीन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मटेरियल वगैरह आपको इन सब चीज़ों के बारे में पिछली क्लासेस से पता लग ही चुका है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है इस क्लास के अंदर हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले भी अगर आपको याद हो क्लास 4 जो थी हमारी गन वाली, उसके अंदर हमने यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन को ऑन किया था, बट उस टाइम मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ इसे ऑन किया था और इससे कुछ कूल सी शेडो बन गई थी। तो एक्चुअली इससे होता क्या है वो इस क्लास में हम समझेंगे। और मुझे थोड़ा फनी लग रहा है क्योंकि अब 2022 चल रहा है और मैंने जो फर्स्ट वीडियो 2011 में डाला था एम्बिएंट ऑक्लूजन के ऊपर एक बहुत पहले टाइम पे, तो मोर देन 10 ईयर्स इसे हो चुके हैं इस वीडियो को डले हुए। हालांकि ये आउटडेटेड हो गया आज की डेट में, तो आपको मैं दोबारा से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। सो बिफोर वी बिगिन लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है आपके सीन में। अगर आप ये एग्जांपल देखें, जो राइट साइड में जो बना हुआ है सीन, इसमें और इसमें आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो पीछे की जो चीज़ें हैं, ये दीवार का कोना जो है, फ्लोर है, और ऊपर जो आर्चेस बनी हुई है यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही हैं। बट इस सीन में अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रही हैं और यहाँ पर शेडोज़ बन रही हैं, बड़ी अच्छी कॉन्टैक्ट शेडोज़ जो हैं ये क्लियर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन आपकी ऑन है और इधर ऑफ है। जहाँ पर ऑफ है वहाँ पे आपकी डेप्थ जो है वो सही नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर ऑन है वहाँ पर आपको डेप्थ जो है ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, कॉन्टैक्ट शेडो ज़्यादा अच्छी बन रही है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे ये एग्जांपल है, थोड़ा ज़्यादा फोटोरियल एग्जांपल है। अगर आप यहाँ देखें यहाँ पर ऑफ है तो इधर सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही हैं, ओवर लाइट आपको यहाँ नज़र आ रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया के अंदर थोड़ी यहाँ पर डार्कनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने जैसे AO ऑन किया, AO फॉर एम्बिएंट ऑक्लूजन, और SS क्या है, ये स्क्रीन स्पेस है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन जैसे ही ऑन किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर कंजस्टेड एरियाज हैं वहाँ पर थोड़ी शेडोज़ आपकी ज़्यादा आ चुकी हैं कंपेयर टू दिस वन। आपको थोड़ा ब्राइटर एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें क्लियरली नज़र आ जाए। जैसे ये चीज़ है, ये नॉर्मल मॉडल है, डिफ्यूज़ है, इसका जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो। और जैसे ही एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन किया तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं जहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट शेडो ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरह से आपको डार्कनेस नज़र आ रही है। तो आपको ये पिक्चर देखकर तो समझ में आ गया कि एम्बिएंट ऑक्लूजन इस तरह से काम करती है। बट ये एक्चुअली इसका क्या प्रोसेस क्या है, अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया के ऊपर इसके ऊपर पूरे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन इज अ शेडिंग एंड रेंडरिंग टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट हाउ एक्सपोज्ड ईच पॉइंट इन ए सीन इज टू एम्बिएंट लाइटिंग। तो एम्बिएंट लाइटिंग क्या है कि आपकी स्काई लाइट जो आ रही है, पूरे ओवरऑल एरिया के अंदर जो लाइट आ रही है, वो लाइट आपके सीन में कहाँ तक पहुँच पा रही है और कहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, उसके हिसाब से एम्बिएंट ऑक्लूजन कैलकुलेट होती है। तो अगर आप इसी एग्जांपल को देख लें, यहाँ पर बहुत सारे क्यूब्स रखे हुए हैं, तो जो इनकी ऊपर का एरिया जो है, ये जो लिट है यहाँ पर ज़्यादा आपको ब्राइट नज़र आ रहा है, वो सारा एरिया हुआ है जहाँ पर आपकी डायरेक्टली लाइट पहुँच जाएगी। और जो नीचे के एरियाज हैं वहाँ पर लाइट घुसने के लिए इधर उधर एंगल पे उसको टकरा के जाना पड़ेगा, तो कंजस्टेड जगह है वहाँ पे लाइट मुश्किल से पहुँच पाएगी। तो जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्टली लाइट पहुँच जाती है, एम्बिएंट लाइट डायरेक्टली पहुँच जाती है, वहाँ पर ब्राइट नज़र आएंगे। और जो एरियाज ऐसे हैं जो ऑक्लूड हो रहे हैं, जो जहाँ पर लाइट को पहुँचने के लिए इधर टकरा के एरियाज को जाना पड़ेगा, उन एरियाज पे आपको डार्कनेस नजर आएगी। तो जितना ज़्यादा मुश्किल होगा किसी जगह तक लाइट को पहुँचने का, वो एरिया ज़्यादा डार्क होगा। जितना जल्दी वहाँ पे इजीली लाइट पहुँच जाएगी, वो एरिया सबसे ब्राइटेस्ट होगा। तो एम्बिएंट लाइट ऊपर से इन एरियाज को हिट कर रही है प्रॉपरली, तो यहाँ पर आप सीधा हिट कर रही है, ये ब्राइट नजर आ रहे हैं। जिन एरियाज को हिट नहीं कर पा रही, थोड़े ग्रे हैं, थोड़े टकरा के जा रही है, और जो बिल्कुल डार्क ब्लैक की तरफ है यहाँ पर काफ़ी देर में पहुँच रही है। तो ये समझने का इसको सबसे आसान तरीका है, और इसी टेक्निक को हम यहाँ पर इन एग्जांपल के अंदर यूज़ कर रहे हैं कि डिफ्यूज कलर तो है ही, प्लस यहाँ पर अगर और ओवरऑल जो एम्बिएंट लाइट है वो इन एरियाज पर तो डायरेक्टली पहुँच पा रही है, तो ये विजिबल प्रॉपरली है। जहाँ पर थोड़ी इसको टकरा कर जाना पड़ता है, जहाँ पर ज्योमेट्री क्लोज होती है, वहाँ पर आपको डार्कनेस ऐसी नज़र आती है। तो जहाँ पर भी एजेस हैं दीवार की जैसे जुड़ रही हैं, तो वहाँ पर आपकी जो है कॉन्टैक्ट जहाँ पर भी होगा फ्लोर का वॉल के साथ, वॉल का वॉल के साथ, जहाँ भी ज्योमेट्री ज़्यादा होती है, आपकी कंजस्टेड एरिया बन जाता है, तो वहाँ पे लाइट जो है थोड़ा सा मुश्किल से पहुँच पाती है कंपेयर टू बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो होता है, राइट। इसलिए वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर शेडो आपको बनती नजर आएगी एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ करने पर। तो ये तो इसकी थोड़ी सी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। अब इसको एक्चुअली करना कैसे है उसके लिए हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। यहाँ पर मैं क्विकली एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू एक मैं सॉलिड यहाँ बना लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं एलिमेंट, और यहाँ पर एलिमेंट 3D इफेक्ट में लगा देता हूँ। तो सीन सेटअप में जाकर के मैं यहाँ पर एक मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओपरा हाउस का मेरे पास एक मॉडल पड़ा है, मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इस तरह से यहाँ पर है ये। इसको पहले नॉर्मलाइज साइज कर देते हैं और राइट क्लिक करके अलाइनमेंट पे जा कर के बॉटम कर देते हैं। तो ये मेरा इस तरह सेंटर में आ गया है।
और इसको एक फ्लोर देने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एक नया प्लेन। इस प्लेन को जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, राइट। और थोड़ी इसकी ग्लॉसीनेस जो है, इसको भी मैं यहाँ पर प्लेन की ग्लॉसीनेस को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे इसमें रिफ्लेक्शन ना नजर आए, राइट। सो दिस इज़ द मॉडल हेयर। मैं इस पर टेक्सचर वगैरह कॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसको इसी तरह से यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको। वाइट के ऊपर जो है बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा कि एम्बिएंट इल्यूजन कैसे काम करती है। इस सीन को मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये आ गया है। न्यू एक कैमरा लगा लेते हैं क्योंकि कैमरा लगा पाएंगे तो हम तभी इसको रोटेट कर पाएंगे सीन को। जैसे हम कैमरा लगा लेंगे उसके बाद आप ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर जो है सीन को यहाँ पर रोटेट वगैरह कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ये एरिया भी ठीक है वैसे, यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसको। चलो हम इस तरफ से ही यहाँ पर इसको इस एंगल पे सेट कर लेते हैं। अब इस सीन के अंदर ये चीज़ हमें नज़र आ रही है और हमने लास्ट क्लास में जैसे हमने लाइटिंग सीखी थी तो मैं राइट क्लिक करके एक न्यू और यहाँ पर लाइट लगा लेता हूँ और यहाँ पर पैरेलल लाइट रखते हैं, 100 इंटेंसिटी रखते हैं, वाइट कलर रखते हैं। ओके, कास्ट शैडोज हमने ऑन कर दिया। शैडो डार्कनेस थोड़ी सी कम है, 80 ठीक है, मुझे सही लग रहा है ये। ओके कर देता हूँ मैं इसे। तो इस तरह का कुछ सीन हमारा क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर व्यूज़ में जा कर के 2 व्यूज़ कर लेता हूँ और इस लाइट को मैं इस तरफ ले जाता हूँ एंड ऐसा कुछ रखता हूँ ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड से थोड़ी शेडो आ रही है, बैक साइड से इस तरफ को हमारी जो है पूरी ओपेरा हाउस की शेडोज क्रिएट हो जाएंगी। वापस से इसको 2 व्यूज से 1 व्यू पे कर लेते हैं। अब शेडोज यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही, उसका रीज़न ये है कि मुझे एलिमेंट के इफेक्ट में जा करके और रेंडर सेटिंग में जा करके, ये फर्स्ट 3 चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, लाइटिंग, शेडोज। तो शेडोज पे आकर के मैं इसे ऑन करूँगा। जैसे मैंने ऑन किया शेडो बनने लग गई और शेडो मैपिंग को हटा के मैं रे ट्रेस कर दूंगा ताकि क्वालिटी हमारी बेटर हो जाए शेडोज़ की। ये इस तरह से मैंने कर दिया है। शेडो बहुत लॉन्ग बन रही हैं तो अगेन 2 व्यूज़ में जाऊंगा। लाइट थोड़ी हमारी ज़्यादा लेटरल हो गई होगी और यहाँ पर सेकंड व्यू में टॉप की बजाय मैं इसको कर देता हूँ राइट। तो जो हमारी लाइट है इसको मैं थोड़ा उठा लेता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं, नीचे से भी हम कर सकते थे। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको थोड़ा मैं इस तरह नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, राइट, थोड़ी शेडो इधर को आ जाए हमारी। और टॉप में हम चलते हैं एक बार फिर से, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसको मूव करके देखता हूँ। राइट, तो ऐसा मैं कर लेता हूँ। इसको 1 व्यू पे आ जाते हैं और इसको मैं कर देता हूँ फिट। यहाँ पर हमारी शेडोज़ बन गई हैं, शेडोज़ की डार्कनेस भी ओके है और ये सीन हमारा ओवरऑल हमें ओके नज़र आ रहा है। बट अभी भी इसके अंदर कुछ कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए हम एलिमेंट पे जाते हैं। जो रेंडर सेटिंग है इसी को हम अभी पढ़ रहे हैं। पहले भी हम इसकी 3-4 चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे शेडोज़ तक की मैंने बात की। शेडोज़ को यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक बार मिनिमाइज। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर सब सरफेस स्कैटरिंग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला पार्ट जो है ये है एम्बिएंट इल्यूजन, इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और अभी बाय डिफॉल्ट ऑफ है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो देखना सीन के अंदर क्या होगा। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया एक ऑटोमेटिकली कुछ डेप्थ सी आ गई सीन के अंदर। तो इसको पास से देखते हैं हुआ क्या है। ऑन ऑफ दोबारा करता हूँ, ऑफ ऑन। जब ऑफ था तो जो इंटरनल एरियाज हैं यहाँ पर कोई शेडोज नहीं आ रही, लाइटिंग एक इवन तरह की ही है। और जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो जो हमने पढ़ा था अभी कि जहाँ पर भी ज्योमेट्री ज़्यादा होगी और कॉन्टैक्ट एरियाज ज़्यादा होंगे वहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडोज आपकी नजर आएंगी। तो ये चीज़ आ गई है यहाँ पर। इस तरह से आपकी ये चीज़ काम करती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है SSAO और मैं क्लिक करता हूँ इस पर तो ऑप्शन आती है रे ट्रेस की भी। तो जहाँ पर भी आपका SS लिखा होगा उसका मतलब है स्क्रीन स्पेस और जहाँ पर भी आपका RT लिखा होगा उसका मतलब होगा रे ट्रेस्ड। तो शॉर्ट फॉर्म है SS है स्क्रीन स्पेस की और RT है रे ट्रेस्ड की। ये दोनों टेक्निक्स हैं किसी भी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी जो है लाइटिंग कैलकुलेट करने की। और ये सिर्फ लाइटिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये रिफ्लेक्शन पे भी है। आपको स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन मिलेंगी, आपको स्क्रीन स्पेस शेडोज मिलेंगे, आपको स्क्रीन स्पेस लाइटिंग मिलेगी, स्क्रीन स्पेस एम्बिएंट इल्यूजन मिलेगी। तो ये स्क्रीन स्पेस और रे ट्रेस में डिफरेंस क्या है? बेसिकली स्क्रीन स्पेस काम करता है जो आपका पर्टिकुलरली कैमरा एंगल इस टाइम पर है उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पर कैमरा एंगल रखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर मैं इसको घुमा देता हूँ, यहाँ पर कैमरा एंगल मैंने चेंज कर दिया तो इस टाइम पे मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहे हैं। यानी कि जो बैक साइड पे कोई भी चीज़ है उसको ये कैलकुलेशन में नहीं ले रहा। उससे क्या है कि जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बैक साइड पे क्या चल रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको रे ट्रेस पे करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको रे ट्रेस कर देता हूँ तो ये एक तो देखने में डिफरेंस आ गया इसका। अब क्या है कि ये सिर्फ कैमरा एंगल पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं, पीछे भी कैलकुलेट कर रहा है सीन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, रे जहाँ जहाँ पर जो है जा रही है, टकरा रही है और बाउंस बैक हो रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे उससे हैवी मिलेगा आपको स्क्रीन स्पेस से, राइट। स्क्रीन स्पेस आपका जो है गेम्स के अंदर काफ़ी टाइम से इस्तेमाल होता जा रहा है और आजकल तो रे ट्रेस भी इस्तेमाल होने लग गया क्योंकि अब हार्डवेयर ऐसा आ गया है कि कैलकुलेट कर लेता है थोड़ा हैवी चीज़ों को भी।
तो स्क्रीन स्पेस आपका बेसिकली जो आपको इस टाइम पर्टिकुलरली स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करता है, तो कैलकुलेशन टाइम थोड़ा इसमें कम लगता है। और जो आपका रेट रेस है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन टाइम लगता है क्योंकि वो जो स्क्रीन में दिख रहा है उसके अलावा भी जो बैक साइड पे भी हो रहा है उन चीज़ों को भी कैलकुलेट कर रहा होता है, राइट। सो आई थिंक आपको इससे थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि स्क्रीन स्पेस और रेट रेस में क्या फ़र्क है। ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मल्टीपल जगहों पे आपने सुना होगा स्क्रीन स्पेस एंड रेट रेस। नहीं सुना तो आप सुनेंगे अगर आप 3D के अंदर आगे काम करने वाले हैं। तो जब भी हम कर सकते हैं हमें रेट रेस इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर भी हमारा हार्डवेयर अलाउ नहीं करता, सीन हैवी हो रहा है, तो हमें स्क्रीन स्पेस इस्तेमाल करना चाहिए। अब स्क्रीन आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको लग रहा होगा स्क्रीन स्पेस देखने में उतना सही नहीं लग रहा, रेट रेस में ज़्यादा डेप्थ आ रही है, ज़्यादा शेडोज़ आ रही हैं, ठीक है। या हो सकता है वैसे वर्षा आपको लग रहा हो कि ज़्यादा काला हो चुका है रेट रेस। तो दोनों के अंदर ही क्या है कि जब आप इनको लगाते हैं उसके बाद में कुछ ऑप्शन है नीचे जिससे आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले स्क्रीन स्पेस पे हम कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर क्वालिटी प्रीसेट है, इसको आप क्लिक करके ऑलरेडी यहाँ से डायरेक्टली भी सेट कर सकते हैं कि आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए या फास्ट चाहिए। जितना आप उसको आगे बढ़ोगे ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ है अल्ट्रा पे स्लोवर हो जाएगा, तो ये इससे नीचे की सारी सेटिंग चेंज हो जाएंगी। बट मैं आपको यहाँ से शॉर्टकट नहीं बताऊँगा, आपको बताऊँगा एक्चुअली हर सेटिंग से होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप टिंट देख पा रहे हैं, कलर है बेसिकली ये। तो इसमें आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, इसको अगर आप मैं रेड कर रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पर मेरे शेडोज क्रिएट होनी है वो रेड कलर की क्रिएट होंगी, राइट। इसका कोई यूज़ नहीं है, आप रेड करके इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ब्लैक ही इसको फिर इस्तेमाल करेंगे। आगे शेडो इंटेंसिटी है, यहाँ पर अब हर जगह पे SSAO लिखा हुआ है, सारी ऑप्शंस के अंदर SSAO लिखा है। अगर मैं इसको रेट रेस करता हूँ तो सब जगह पर ये RTAO लिखा हुआ है, तो ये समझ जाइए RT फॉर रेट रेस एंड SS फॉर स्क्रीन स्पेस। वापस से SS में आ जाते हैं। अब मैं SSAO बार बार नहीं बोलूँगा, सीधा मैं आगे की जो मेन चीज़ है उसको बोलूँगा। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप देख सकते हैं 2 है। मान लीजिए से मैं 10 करता हूँ तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डार्कनेस आ जाएगी, तो अगर आपको यहाँ पर ही डार्क करना है तो इस तरह से आप 2 से कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अगर बहुत क्लोजअप में जाएंगे तो आपको देखने पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ नॉइज़ चल रही है, राइट। तो नॉइज़ को आपने हटाना है तो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है सैम्पल्स। सैम्पल्स आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नजर आता है, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एलिमेंट 3D हो या कोई भी सिनेमा 4D, मैक्स, माया, ब्लेंडर, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर हो, जहाँ पर भी आपको सैम्पल वर्ड नजर आएगा लिखा हुआ वो क्वालिटी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो सैम्पल हमेशा जितने ज़्यादा होंगे उतनी आपकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी और उतना ही आपका सीन हैवी होगा। तो मैं इसको यहाँ पर 8 से अगर 16 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। और बढ़ा देता हूँ 64 कर देता हूँ तो ये देख रहे हैं नॉइज़ बिल्कुल यहाँ से मेरी खत्म हो गई है, राइट। लेकिन इससे होता क्या है कि ये चीज़ थोड़ी सी हैवी भी हो जाती है। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो थोड़ा सा हैवी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सैंपल आपको उतने बढ़ाने हैं जितने से आपको अभी इतनी दूर से तो मुझे इतना फ़र्क पता भी नहीं लगेगा। अगर मान लो मैं 16 भी कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है, मुझको खास फ़र्क पता नहीं लग रहा। अगर मैं इतना ज़्यादा जूम इन कर रहा हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है 64 और 16 में, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना दूर से इस चीज़ को रेंडर कर रहे हैं आप इन सैंपल्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिना मतलब के बढ़ाने का भी लॉजिक नहीं है, उससे आपका सीन जो है हैवी ही होता जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो सैंपल्स के बाद मल्टी सैम्पलिंग है। इसमें जो भी आपने सैंपल दिए हुए हैं उसको अगर आप और फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं इसे 2 कर दूंगा तो ये 8 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 और आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगेन बाई इसको मैं फिलहाल 0 कर देता हूँ। तो सैंपल जहाँ पर भी सैंपल या मल्टी सैम्पलिंग है वो क्वालिटी बढ़ाएगा एंड आपका सीन जो है थोड़ा हैवी भी करेगा उसको। तो आपको इसमें हमेशा स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि कितना रखने पर मेरी क्वालिटी भी अच्छी आ रही है और सीन भी हैवी नहीं हो रहा, ईजिली मैं रेंडर कर पा रहा हूँ। आफ्टरवर्ड्स है SSAO रेडियस, मैं फिर से SSAO बोल गया तो रेडियस क्या है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको जैसे बढ़ा रहा हूँ तो फेड हो रहा है। एक्चुअली ये फेड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि आपकी जहाँ पे कॉन्टैक्ट शेडो है वो कितनी दूरी तक उसका असर जाए वो चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं इसको 1 से 0.1 करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं इंटेंसिटी उतनी ही है लेकिन ये पास तक जा रहा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया है, इससे थोड़ी दूर तक ये जा पा रहा है। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक 1 डिस्टेंस तक जा पा रहा है। अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो और ज़्यादा डिस्टेंस तक ये फैल गया है। देखने में फेडेड लग रहा है बट ये फैल गया है इसलिए फेडेड हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डार्कनेस से रिलेटेड नहीं है, ये कितनी दूरी तक असर जाएगा कॉन्टैक्ट शेडो का उससे रिलेटेड है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं इसको मैक्सिमम 30 कर सकता हूँ, 30 कर दूंगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं है तो ये फैल जाएगी शेडोज़। और अगर इसको 1 कर दूंगा बिल्कुल तो ये और ज़्यादा जो है कंजस्टेड हो जाएगी शेडोज़। तो शेडोज़ को कितना फैलाना है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियस से। गामा अगेन इसको बढ़ाओगे, गामा आपने पहले भी कहीं पर अगर कलर ग्रेडिंग क्लासेस देखी हैं तो बढ़ाने से डार्क हो रहा है और कम करने से फेडेड हो रहा है। इन चीज़ों की आपको इतनी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आप ट्विकिंग नहीं कर पा रहे और सेटिंग से तो आप गामा वगैरह छेड़ सकते हो। हालांकि आमतौर पे आपकी जो है इंटेंसिटी वगैरह से ही आपकी इंटेंसिटी और सैम्पलिंग इन चीज़ों से ही आपकी सेटिंग हो जाती है। ज़्यादा आप थोड़ा बहुत रेडियस में छेड़खानी करते हो और आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट एज द नेम सजेस्ट, अगर इसको बढ़ाएंगे तो डार्क एरिया और डार्क होंगे, ब्राइट एरिया और ब्राइट होंगे। अगर कम करना है तो -1 पे भी जा सकते हो। इसको कम करूंगा तो
पहले से भी ज़्यादा ब्राइट एरिया जो है वो और फेडेड हो जाएंगे और डार्क एरिया जो है उसमें थोड़ी लाइट आ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ और ये इंटेंसिटी मैंने जो 10 की थी इसको मैं एक बार 2 कर देता हूँ थोड़ा वापस थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए। एक्चुअली इसको 5 कर देते हैं, ज़्यादा ही थोड़ा हो गया, 5 कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है ये। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर है आपको देखने को मिलेगी ऑप्शन एडेप्टिव ब्लर। अगर आपकी ये ऑप्शन बंद हो, मान लो ऐसे हो सकता है आपने यहाँ पर इस तरह से आपको मिल रही हो, तो सारी चीज़ें आपको इस तरह खोलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एडेप्टिव ब्लर के अंदर जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 4 है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ और यहाँ पर जैसे हमारी शेडो है इधर, ठीक है। इस शेडो को अगर आप ध्यान से देखें इसके अंदर कुछ स्प्लॉचेज हैं, ठीक है। अगर मैं एडेप्टिव ब्लर को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं ओवरऑल शेडो में स्मूथनेस आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 कर दिया है, मैक्सिमम 10 हो सकता है और मिनिमम हो सकता है ये 0 रखा हो। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह शेडो पूरी नॉइजी हो गई है। और थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, अगर मैं 1 करता हूँ तो यहाँ पर कितने स्प्लॉचेस हैं, बेसिकली ब्लर करता है उस नॉइज को ताकि वो थोड़ी क्लीन आपकी शेडो हो जाए, राइट। तो इस तरह से इसको जितना बढ़ाते जाओगे इस ब्लर को उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगी। बट ये ध्यान रखना कि ये सैम्पलिंग की तरह नहीं है। सैम्पलिंग जो है उससे एक्चुअल नॉइज़ आपकी हटती है और ये जो है बेसिकली बस ब्लर कर रहा है ऊपर से। तो अकॉर्डिंगली आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ी डिटेल को ब्लर कर देता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। एंड ये ब्लर ब्लेंड जो है इसको अगर आप ये बाय डिफॉल्ट 0.90 है, ये ठीक है वैसे। तो अगर इसको बढ़ाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा आपकी एजेस जो है वो ब्लेंड हो जाती हैं ब्लर के हाथ में। अगर आप इसको कम कर देते हैं बिल्कुल तो आपका नॉइज़ वापस से रिवील हो जाती है। तो इसको बाय डिफॉल्ट जो था वो 0.9 वो अच्छा काम करता है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं बस सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। अगेन मल्टी सैम्पलिंग जहाँ पर भी सैम्पल वर्ड है वो आपकी क्वालिटी को बढ़ाएगा। नॉर्मल थ्रेशोल्ड अगर इसको, हाँ इससे आप थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी जो सीन की नॉर्मल्स हैं उसके हिसाब से इसकी लाइटिंग को चेंज करेगा। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से लाइट की फैल कैसे रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पहले जो है ये जब 1 था तो ये यहाँ पर डार्कनेस इस तरह से है। जैसे ही मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये इसके सेंटर में भी लाइट यहाँ पर आ रही है और शेडोज ऑपोजिट साइड्स पे जा रही हैं जहाँ पर पहले नहीं थी। तो इससे एक थोड़ा वियर्ड सा रिजल्ट आ रहा है, एक्यूरेट नहीं है, देखने से आपको पता लग रहा है कुछ गड़बड़ है। तो इसको आपने वैसे छेड़ना नहीं है, इसको आप 1 ही रखें, वही आपका बेटर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जी थ्रेशोल्ड क्या है कि आपके कैमरा से जहाँ से देख रहे हैं उससे कितने डिस्टेंस में इस चीज़ का असर हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ये 10 है, इसको मैं कम करता हूँ तो देख रहे हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको शार्पनेस इस तरह से बढ़ गई है। इसको मैं वापस बढ़ाता हूँ तो ये आगे की चीज़ें जो आगे की शेडोज ब्लर होती आ रही हैं, पीछे की तरफ कौसा जा रहा है। तो ये पास या दूरी के लिए कि कितने पास से या कितनी दूरी तक जो है ये एम्बिएंट इल्यूजन का आपका असर जो है ब्लर आउट हो रहा है। तो इसको भी बाय डिफॉल्ट जो 10 था वो आपका काफ़ी अच्छा काम करता है, उतना ही रखें। लास्ट वन इज डार्कन पास। ये बेसिकली जितना बढ़ाएंगे थोड़ा और डार्क होता जाएगा। मैंने ऐसे बढ़ाया तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया यहाँ पर। इसको अगर आपको बढ़ाना है तो 0.1 या इस तरह की वैल्यूज़ आप रखेंगे। इसकी भी रिक्वायरमेंट उतनी है नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो यहाँ से डार्कन पास आप कर सकते हैं, राइट। सो ये तो सारी थी स्क्रीन स्पेस की ऑप्शंस। सेम ऑप्शन आपको रे ट्रेस में मिलेंगी, कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। मैं रे ट्रेस पे क्लिक करता हूँ। एक तो रे ट्रेस करते ही थोड़ी ओवरऑल आपकी ये कैलकुलेशन ही डिफरेंट होती है, थोड़ी आपकी बेटर आप क्वालिटी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगेन यहाँ पे नॉइज़ आपको कम करनी है तो यहाँ पर सैंपल जो है अभी जैसे 4 हैं, इसको मैं 8 करता हूँ तो नॉइज़ यहाँ पर काफ़ी कम हो गई, आप देख सकते हैं, राइट। टिंट अगेन वही, अगर इस कलर को यहाँ पर चेंज करेंगे तो आप कोई और कलर ला सकते हैं, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि आपको मोस्टली आपको डार्क ही शेडोज रखनी है। बट अगर आपका पूरा ओवरऑल सीन के अंदर कुछ कलर ग्रेडिंग इस तरह की जा रही है, आपको नीला वगैरह कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। मल्टी सैम्पलिंग अगेन सेम चीज़। हमने पढ़ा था रेडियस और ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर आपको स्प्रेड और मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो ये भी ओवरऑल वही काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको जैसे स्प्रेड है ये 1 पे है ऑलरेडी, फुल स्प्रेड है। इसको मैं 0 कर देता हूँ तो ये अब देख रहे हैं इसको 0 से धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। अब ये जितने भी कॉन्टैक्ट एरियाज हैं उनके बिल्कुल पास में बढ़ रहा है 0.1 पे। थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा और दूरी तक फैल रहा है। इस तरह से करते करते 1 पे जो है कम्प्लीटली जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना फैल जाएगा। तो 1 पे इसको रखते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस में लग रहा हो कि 1 बहुत दूर तक फैला हुआ है, आपको 0.6 चाहिए तो आप 0.6 कर सकते हैं थोड़ी सी, और आपकी पंची सी यहाँ पर शेडो आपको क्रिएट हो जाएगी। फिलहाल मैं 1 कर रहा हूँ इसको वापस से। मैक्सिमम डिस्टेंस अगेन यहाँ पर इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं कि कितनी दूरी तक ये फैले, ठीक है। ये भी उसी तरह काम करता है बट एक ग्रेटर एरिया के अंदर काम करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपका काम करता है। इसको भी मैं बाय डिफॉल्ट जो था 100 कर रहा हूँ। गामा अगेन इसको समझाने की जरूरत नहीं है, लाइटिंग को आप इससे कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे तो ज़्यादा डार्क एरिया डार्क हो जाएंगे, ब्राइट एरिया ब्राइट हो जाएंगे, और अगर कम करोगे नेगेटिव तो उससे उल्टा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें सेम ही हैं। ब्लर की ऑप्शन भी सारी सेम ही है कि आपको अगर यहाँ पर ब्लर को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जो आपका एम्बिएंट इल्यूजन की शेडोज़ हैं उसका ब्लर बढ़ जाएगा। बट इसको जितना बढ़ाएंगे उससे आपकी जो है क्वालिटी यहाँ पर लॉस होती रहती है। जैसे कि इस एरिया में देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, यहाँ पर शेडोज़ बन रही हैं,
एक तो मैं पहले एक बार इसको शेडोज़ को यहाँ से ऑन ऑफ कर रहा हूँ। जो इससे ऊपर वाली शेडोज़ थी वो कौन सी शेडोज़ हैं, वो जो हमने मेन लाइटिंग लगाई थी, जो हमने ये वाली लाइट लगाई है पैरेलल लाइट, उससे जो शेडो बन रही थी यहाँ पर, वो मैंने ऑफ़ की है। तो ये ऑन पे वो ऐसा था, इसको मैंने ऑफ़ किया ताकि हम सिर्फ अभी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकें। अब इस एरिया को हम देखते हैं यहाँ पर, और ये जो 4 है यहाँ पर ब्लर इंटेंसिटी, इसको मैं एक बार कम कर देता हूँ। इसको मैंने 0 कर दिया। तो आप देख रहे हैं डिटेल कितनी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये पूरी एजेस वगैरह क्लीन नज़र आ रही हैं। इसको जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ, तो मैंने 10 कर दिया, तो ये मेरी पूरी की पूरी शेडोज़ तो ब्लर हो गई हैं, लेकिन साथ में डिटेल भी यहाँ पर मेरी खत्म हो गई। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, ये देखिए लाइन्स कितनी अच्छी क्लीन नज़र आ रही हैं, और बढ़ाता हूँ इसको 10 करता हूँ तो शेडोज ब्लर हो गई हैं, पर साथ में डिटेल भी खत्म हो गई है। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको जैसे 0 कर दिया मैंने, लेकिन नॉइज़ जो आ रही है उस नॉइज़ को हटाने के लिए मैं यहाँ से सैंपल जो हैं, सैंपल्स को 16 कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे लगता है और कम करनी है तो 32 कर रहा हूँ। तो अब ये सैंपल बढ़ाने से क्वालिटी यहाँ पर क्या है कि ये हमारी एजेस भी इंटैक्ट हैं और क्वालिटी भी बढ़ गई है। बट अगेन इसमें क्या है कि यहाँ से सैंपल बढ़ाने से आपका सीन हैवी होता है। देखिए अभी ये मैंने रोटेट किया है और ये हो ही नहीं रोटेट, यहाँ पर ये हैंग सा हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखिए कितना लैग करके यहाँ पर ये रोटेट मैं कर पा रहा हूँ, राइट। अगेन ये चीज़ मैं अगर नॉर्मल उसमें करूँ, इसको मैं 8 कर देता हूँ। अब मेरी नॉइज़ यहाँ पर पूरी आ चुकी है, और इधर से मैं इसको वापस 4 कर देता हूँ। अब देख रहे हैं थोड़ा सा ब्लर तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मेरा सीन उससे पहले से बेटर यहाँ पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गिव एंड टेक है, आपको कितना रखना है ये आपके सिस्टम के हिसाब से, और आपके सीन के अंदर कितना हैवी सब चल रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना मैं रिकमेंड नहीं करता, वो काफ़ी डिटेल यहाँ पे चली जाती है। तो 4 काफ़ी है, 4 से ज़्यादा की जरूरत तो आपको पड़ेगी नहीं। ये सब चीज़ें हम बाकी देख चुके हैं, वही नॉर्मल थ्रेशोल्ड वगैरह कि अभी इस तरह से कैलकुलेट हो रही है। अगर नॉर्मल को मैं कम करता हूँ 1 से, तो जो है अब ये ऊपर वाली एजेस के ऊपर भी जो है असर जा रहा है इसका, लेकिन ये देखने में थोड़ी वियर्ड लगेगी क्योंकि ये 1 के साथ ही आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट इसमें मिलने वाले हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट यहाँ पर चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये FXAA एडवांस्ड ऑप्शन, ये मैं पहले इसमें खोला नहीं था मैंने शायद, तो ये दोनों के अंदर ये भी होती है। इसको हम ओपन करते हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। आप यहाँ पर एजेस को देखिए, इसको मैं ऑफ ऑन करूँगा तो देखना उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एजेस नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पर ये एजेस अब थोड़ी शार्प हो गई हैं ऑफ करने पर, ये थोड़ी तीखी नज़र आ रही हैं, जैकेट सी एजेस हैं। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, ये एजेस आपकी थोड़ी क्लीन हो जाती हैं। अगर दूर से देखेंगे तो आपको इसका थोड़ा असर इस तरह का पता लगेगा कि थोड़ी शार्प एजेस थी और ये थोड़ी क्लीन हो गई। इतनी दूर से तो पता भी नहीं लगता, बट ये AA होता गया है बेसिकली एंटी एलियासिंग की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर आप देख रहे हैं RTAO FXAA। तो RTAO तो वही आपका रेट रेस एम्बेडेड ऑक्लूजन, और FXAA आपका फास्ट अप्रोक्सीमेशन एंटी एलियासिंग। तो उस चक्कर में छोड़ दीजिए FX को, आप AA को समझ लीजिए एंटी एलियासिंग होते हैं। और एंटी एलियासिंग कैसे काम करती है, यहाँ पर अगर आप आएंगे, इसको मैं ऑफ करता हूँ, तो जो एजेस हैं आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर एजेस जो हैं थोड़ी सी जैकेट सी हैं, क्योंकि हमारे पास सारा पिक्सल डेटा ही है ना। इवेंचुअली जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो पिक्सल्स के अंदर ही हैं, और एक लिमिट से ज़्यादा पिक्सल जो है आपको अगर आप जूम इन करोगे तो ऐसे वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो जैगीनेस आती है एज के अंदर, उसको बोलते हैं एलियासिंग। तो एलियासिंग को हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एंटी एलियासिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जब हम गेम खेलते हैं तो कई बार ये लाइंस जो हैं थोड़ी झरझर हिलती रहती हैं, पुरानी गेम से ज़्यादा होता था ये। उसका ये टेक्निक सही एंटी एलियासिंग वाली कि ये झरझर लाइन हिल रही है, जो इसको स्मूथ आउट किया जाए। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लाइन आपकी स्मूथ आउट हो जाएगी। तो जब ये रेंडर होगा ना सीन पूरा, तो इस तरह से आपको फ्लिकरिंग कम नजर आएगी यहाँ पर, और ये ऑफ रहेगी तो फ्लिकरिंग आपको ज़्यादा नजर आएगी। यहाँ पर आप इस एज को देखें, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे ऑफ करूँगा, देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े ब्राइट स्पॉट्स टाइप के बन रहे हैं, ये एकदम से तीखे। और जैसे इसको मैं ऑन कर रहा हूँ तो थोड़ा स्मूथ आउट कर रहा है उस चीज़ को ये, राइट। दूर से देखने पे आपको क्लियरली नज़र आएगा, ज़्यादा दूर हो गया यहाँ से देखें तो ये ऑफ है, ये ऑन है। इस एज को देखें, ऑफ ऑन, तो ऑन करने से थोड़ा स्मूथ आउट कर देता है, ये एलियासिंग को ठीक कर देता है, इसलिए इसको एंटी एलियासिंग बोलते हैं। और FXAA इसके अलावा और भी तरह की ये मेथड होते हैं, पर इसके अंदर आपको FXAA ही मिलेगा एलिमेंट 3D के अंदर। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, वो 3D सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे, गेम्स के अंदर आपको मिलेंगे। फिलहाल मेन बात मुद्दे की ये थी कि इसको आप ऑन रखेंगे तो आपकी एजेस क्लीन आएंगी, दैट इज़ ऑल। और यहाँ पर बायस वगैरह छेड़ करके आप इसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से थोड़े डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट में आपकी अच्छी चलेंगी, इसके अंदर ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइटिंग इन्फ्लुएंस यहाँ पर जो है, इसको अगर बढ़ाते हैं तो इससे डेफिनेटली कुछ डिफरेंस आएगा, ये आपको पता लगेगा इस तरह की चीज़ में। जैसे राउंड चीज़ जो है ना, तो ये मैंने भी कंट्रोल Z प्रेस किया। लाइटिंग इन्फ्लुएंस जो है पहले 0 था, पर जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो एजेस के पास में जहाँ पर जो है
लाइटिंग इस तरह से आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं ओवरऑल ब्राइटनेस नहीं हो रही, ये सिर्फ जहाँ जहाँ पर इस तरह की राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये लाइटिंग इन्फ्लुएंस आपकी काम करती है इस तरह से। इसको मैं Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ और जो डिफ़ॉल्ट था उसके ऊपर रख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट लुक अचीव करने के लिए। एंड ये चीज़ें जो हैं बाकी इल्यूमिनेशन, फॉग और मैट इंटेंसिटी, ये चीज़ों का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम फॉग वगैरह इस्तेमाल करने रहे हैं। फिलहाल के लिए इस चीज़ के अंदर इतना काफ़ी है समझने के लिए। और अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कि अभी हमने ऑन कर दिया सारा कुछ, चलो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इंटेंसिटी भी हमारी 1 है यहाँ पर, और ओके है सारा सीन कम्प्लीटली ठीक है। इस एंगल पे देखें तो आपको ऐसा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन इसके अंदर अभी भी जो है एक कमी है, वो ये है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन तो ठीक है बट नेचुरल शेडोज़ नहीं आ रही। उसके लिए हमें वापस से जो ओरिजिनल हमने लाइटिंग की थी उसकी शेडोज़ अनेबल करनी है। तो जैसे मैं ये ऑन करता हूँ आप देख रहे हैं एक थोड़ी नेचुरल चीज़ यहाँ पर आने लगी, क्योंकि एक रियल सनलाइट से आने वाली शेडोज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो इस तरह का आपको इफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसको आप घुमा करके चारों तरफ से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन को अब ऑफ कर देता हूँ तो नेचुरल लाइट तो है बट अभी भी कुछ कमी नज़र आ रही है। तो एम्बिएंट ऑक्लूजन ना होने की वजह से इसमें डेप्थ चली गई है। उसे ऑन करता हूँ तो एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, और ये लाइटिंग ऑफ कर देता हूँ तो भी कमी आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि अब डेप्थ तो आ रही है बट अननेचुरल लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो शेडो प्रॉपर वाली भी क्रिएट होनी चाहिए ना। सिर्फ एम्बिएंट ऑक्लूजन वाली शेडो तो होती नहीं, हमेशा कोई ना कोई लाइट सोर्स होता है रियल लाइफ के अंदर। इसलिए हमको ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है कॉम्बिनेशन में, ताकि हम एक फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट निकाल पाएँ। और ये चीज़ अभी मैंने आपको व्हाइट के ऊपर करके दिखाई है। अब जब यहाँ पर आपके कलर भी लगे होंगे, टेक्सचर वगैरह लगा होगा, उसके साथ में ये चीज़ होगी तो आपको ऐसे रिजल्ट जो है मिलेंगे जैसा हम एग्जांपल में देख रहे थे यहाँ पर, राइट। तो कलर भी हैं साथ में और ये भी आपकी ऑन है। स्क्रीन स्पेस इसमें इस केस में स्क्रीन स्पेस है। वैसे रे ट्रेस अगर आप कर सकें तो वो नथिंग लाइक दैट, बट अगेन हाँ वो अगर आपका ग्राफिक कार्ड सपोर्ट करता है, अगर आपका हार्डवेयर इतना हैवी है कि रे ट्रेस सपोर्ट कर रहा है तो आप उसे ऑन करें। अदरवाइज स्क्रीन स्पेस इज ऑल्सो गुड इनफ। आपको रियलिस्टिक ज़्यादा नज़र आएगी चीज़ ये, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों को देखने में लग रहा हो कि हाँ थोड़ा यार बढ़िया लग रहा है, ये क्लियर नज़र आ रहा है, बट क्लियर नज़र आना इज़ नॉट रियलिज्म। फोटो रियल अगर चीज़ बनानी है आपको तो रियल लाइफ में भी अगर आपको देखेंगे तो इस तरह के एरियाज़ में आपको थोड़ी सी ये डार्कनेस नज़र आने वाली है, इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप जो है थोड़ा सा सीन के अंदर फोटो रियलिस्टिक चीज़ ला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर जाकर के लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।